क्लास 9 के सारे बच्चे सबका स्वागत है गुजरात बोर्ड सोशल साइंस में। देखो यहाँ पे लिखा है सोशल साइंस जीएसईबी मतलब गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड। राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया चैप्टर 1 जो है क्लास 9 का पार्ट 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, पार्ट 2 पार्ट 3 में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। यहाँ से हम शुरू करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे। पॉइंट टू पॉइंट मतलब ये पॉइंट, सारे पॉइंट टू पॉइंट है। क्यों पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे, इसका मतलब ये है कि जब हम सोशल साइंस की एग्ज़ाम जब भी देंगे 12th या 12th के बाद भी, उसमें आंसर जो आपको लिखना है वो पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना है, वो आपको पॉइंट टू पॉइंट एरो बना के या फिर स्टार बना के या फिर राउंड करके लिखने होते हैं। सो आई हैव एक्सप्लेन दिस होल चैप्टर जो टेक्स्ट बुक में है एज इट इज़ है, यहाँ पे जो एकदम आसान कॉन्सेप्ट से मस्त समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया पार्ट 1। देखो, सिंस एंशिएंट पीरियड, मेरी एप्लीकेशन है हर्ष बार से ऐप स्टोर पे या फिर प्ले स्टोर पे। नहीं मिल रही है आपको ऐप स्टोर पे एप्पल में, तो मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको लिंक भेजूंगा। उसमें पूरा 9th का कोर्स होगा सोशल साइंस का। हाँ, और इंग्लिश का कोर्स भी मैं डालूंगा। ठीक है, ग्रामर भी होगा वहाँ पे, वो आप वहाँ जाकर खरीद सकते हो, यहाँ पे यूट्यूब में भी पढ़ सकते हो। देखो, सिंस एंशिएंट पीरियड मतलब बहुत पुराने समय की बात है, जब इंडिया एक इनकम्पेरेबल पोजीशन, वर्ल्ड पूरा हमारा इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड जो है, ग्लोबल मैप जो है, उसमें हमारी पोजीशन जो थी ना, वो इनकम्पेरेबल पोजीशन थी पूरे वर्ल्ड में। हमारी कंपैरिजन में कोई ऐसा कंट्री नहीं था जो इतना प्रॉस्पर हो, इतना समृद्ध हो, रिच हो। 3 रीजन थे। एक तो हम इकोनॉमिकली बहुत ही पावरफुल थे, हमारा कल्चर इतना पावरफुल था, और तीसरा रिलीजन फील्ड में हमारी जो विरासत है, इनहेरिटेंस, लाजवाब है, थी, रहेगी। ड्यू टू द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, देखो इकोनॉमिकली मतलब पैसे से हम समृद्ध थे, सोने की चिड़िया इंडिया को कहा जाता था। एंड कल्चरल इनहेरिटेंस, संस्कृति की जो विरासत थी हमारे पास, इसीलिए इन 2 चीजों को देख करके इंडिया में पैसा बहुत है। फर्स्ट, इंडिया का कल्चर बहुत ही पावरफुल है। दो चीजों को देखकर पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अलग अलग कोने से लोग, अलग अलग ट्राइब्स इंडिया में आती रही। देयर वाज अ लॉट ऑफ डिमांड ऑफ बिलो थिंग्स। ये 3 चीजों की यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ही तादाद में डिमांड थी। क्यों डिमांड थी, कैसे थी, वो क्लास 8 में हम पढ़ गए। 3 चीजों की, एक तो इंडियन स्पाइसेस, हमारे मसाले बहुत ही चटपटे थे, जिसके बिना यूरोपियन नहीं चला सकते थे। दूसरा, मसलिन मतलब प्लेन कॉटन क्लॉथ, मसलिन मतलब प्लेन कॉटन क्लॉथ, उसकी डिमांड बहुत थी। और सिल्क का कापड़ जो इंडिया का बनाया हुआ था ना, वैसा पूरी दुनिया में उस समय पे शायद कोई बना ही नहीं रहा था, बना रहा था तो हमारी जितनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी। तीसरा, इंडिगो ब्लू कलर, नेचुरल ब्लू कलर, उसके भी इतनी ही डिमांड। 3 चीज़ों की यूरोपियन कंट्री में बहुत ही डिमांड थी, इंडियन स्पाइसेस, मसलिन एंड सिल्क क्लॉथ एंड इंडिगो। हाँ, इंडिया और यूरोप के बीच जो ट्रेड शुरू हुआ ना, 2 तरह से था। एक तो लैंड रूट से था, इस्तांबुल, हमने नाम सुना ही है, कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको वो टर्किश मुस्लिम ने हल्ला बोलकर सब कुछ खत्म कर दिया था। और दूसरा सी रूट से, जो वास्को डी गामा ढूंढते इंडिया आया। 2 रास्ते के थ्रू हमारा ट्रेड चल रहा था यूरोप के बीच। एट द सेंटर ऑफ दिस रूट्स, ये रूट्स के सेंटर में, लैंड रूट, सी रूट के सेंटर में इस्तांबुल आता था, जिसे कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता है। टर्की में था, टर्की इज अ नेम ऑफ अ कंट्री, टर्की नहीं। आफ्टर द कंक्वेस्ट मतलब कॉन्स्टेंटिनोपल टर्किश मुस्लिमों ने जीत लिया 1453 में। अल्लाह बोल दिया, अटैक करके जीत लिया, निकला बाहर, यहां से कोई ट्रेड नहीं होगा। तो सी रूट जो था ना, जो कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल से इंडिया और यूरोप को जोड़ता था, वो बंद हो गया, परमानेंटली बंद हो गया। यूरोपियन के लिए वो रास्ता खत्म हो गया। अब जो 3 चीजें वहां जाती थी, इंडियन स्पाइसेस, मसलिन, सिल्क क्लॉथ एंड इंडिगो, वो भी बंद हो गया। Since they could not do without the spices, मसाले के बिना यूरोपियन नहीं चला सकते थे, कपड़े
की बात तो समझ लेते हैं, चलो मैं आज भी नहीं पहनता हूँ। तो मसाले के बिना तो वो नहीं चल सकता था। तो यूरोपियंस को लगा कंपेल्ड, मतलब फोर्स हुआ है कि सर हैड टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट, कि भाई नया समुद्र का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, ये रास्ता तो बंद हो गया, अब मसाले के बिना तो चल ही नहीं सकता ना। आई वी कुड नॉट डू विदाउट द स्पाइसेस, इंडियन स्पाइसेस, सो वी हैव टू फाइंड आउट द लैंड रूट या फिर सी रूट नया। सो एन एरा ऑफ जियोग्राफिकल डिस्कवरीज बिगन। आपको ये पूरा शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है कैसे। एरा ऑफ जियोग्राफिकल डिस्कवरीज बिगन, एक्सप्लेन इट, करते हैं एक्सप्लेन, कोई बात नहीं है जी। हाँ, डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया। देखो, विद द इंस्पिरेशंस एंड एंकरेजमेंट एंड इकोनॉमिकल हेल्प, 3 चीजें चाहिए कुछ भी डिस्कवरी करनी है तो। पहली, कहीं ना कहीं से आपको इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए। दूसरा, एंकरेजमेंट, कोई आपको एंकरेज करने वाला होना चाहिए, प्रोत्साहन देने वाला होना चाहिए। और तीसरा, पैसा भी तो चाहिए, इकोनॉमिक हेल्प मतलब पैसे की हेल्प। 3 चीजों से पोर्टुगीज किंग, पोर्टुगल जो आज का है, पोर्टुगीज किंग उस समय पे था किंग प्रिंस हेनरी, उसने 3 चीजें दी। एक तो इंस्पिरेशन दिया, एंकरेजमेंट दिया और पैसे भी दिए। कहा अपने सेलर्स को जो समंदर में जाते हैं अलग अलग चीज़ों को ढूंढने के लिए, उसे सेलर्स कहा जाता है, उन सेलर्स की पूरी बड़ी तादाद में मीटिंग बुलाया और कहा वी हैव टू फाइंड अ न्यू सी रूट फॉर द इंडियन स्पाइसेस, आई विल गिव यू मनी फॉर दैट, आई विल स्पॉन्सर यू। मैं आपको एंकरेज करता हूँ, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा, इंस्पिरेशन देता हूँ। Some brave people began efforts to discover new series. तो बहादुर लोग चाहिए ना समुद्र में, तो वहाँ कॉकरोच जैसे तो नहीं चलते। तो कई सारे ग्रेट पीपल ने ट्राई करी इंडिया जाने वाला सी रूट ढूंढने की, पर उसमें गूगल मैप था नहीं, पूरा सैटेलाइट ये वो कैमरा तो था नहीं कि उसमें देख लो और सीधा चले जाओ, नहीं। पहला बंदा आया बार्थोलोमो डायस। उसने केप ऑफ गुड होप, मतलब साउथ अफ्रीका का जो आज का केप टाउन है ना, कैपिटल सिटी साउथ अफ्रीका का, वो ढूंढ निकाला। एक मार्क के लिए आ सकता है, हु डिस्कवर्ड केप ऑफ गुड होप? बार्थोलोमो डायस। What was discovered by Bartholomew Dias? Cape of Good Hope. With economic help of अब स्पेन भी यूरोपियन कंट्री है, उसका जो राजा था ना, उसने पैसे दिए। और वो पैसे किसको दिए गए? क्रिस्टोफर कोलंबस, जो उस समय बस तो थी नहीं पर कोलंबस था। क्रिस्टोफर कोलंबस, उसने एडवेंचर शुरू किया, नई डिस्कवरी करने का, सी रूट ढूंढने की, इंडिया जाने की। सबसे पहले मैं खोद लेता हूँ, अब मेरा नाम हो जाए हिस्ट्री में, अमर हो जाएगा। पर 1492 में, याद रखियो, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस एक आइलैंड पे जा रुका और उसे लग गया कि मैंने इंडिया ढूंढ लिया। प्रेजेंटली आज का जो वेस्ट इंडीज है, जो आइलैंड है पूरा, वहां जा पहुंचा बंदा, जो अटलांटिक ओशन में आता है। कोलंबस who had believed throughout his life, पूरी जिंदगी कोलंबस यही मानता रहा कि मैंने बस ढूंढ ही लिया है इंडिया को। he had actually, उन्होंने सच में तो ये था कि एक नया लैंड, एक नई जमीन ढूंढी थी उसने, नई जमीन ढूंढ ली थी। This new land began to be known as, इस जमीन को आज हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। क्योंकि क्लैरिफिकेशन किया, किसने क्लैरिफिकेशन किया? जिसके नाम के ऊपर से अमेरिका पड़ा, उसने क्लैरिफिकेशन किया कि भाई हेलो ए कोलंबस, हाँ ये तूने जो नई जमीन ढूंढी थी वो कोई इंडिया नहीं था। तो मैं क्लैरिफाई करता हूँ, मेरा नाम है अमेरिगो वेस्पुची। मेरा नाम है अमेरिगो वेस्पुची। अमेरिको वेस्पुची ने क्लैरिफिकेशन किया कि ये तो कोई नई जमीन है, हाँ, इसीलिए अमेरिको के नाम से अमेरिका ऐसा नाम रहा। पोर्टुगीज सेलर एक आया फिर, वास्को डी गामा, એની વાઈફ એને ઘણું કીધું તો હવે જામા, વાસ્કો ડી ગાमा, वो निकल गया
पोर्टुगीज सेलर था, पोर्टुगीज किंग ने उसे पैसे दिए होंगे, जा तू निकल ढूंढ ले। उन्होंने इंडिया का सी रूट ढूंढा 1498 में। याद रखो, एक मार्क के लिए बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये। हु डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया? वास्को डी गामा। कब? 1498 में। वास्को डी गामा कौन सा सेलर था? स्पेन का था, इंग्लैंड का था, अमेरिका का था, या पोर्टुगीज था? सबसे पहले वो बंदा कहाँ आया? कैलिकट बंदर, मतलब पोर्ट पे आया। कैलिकट पोर्ट पे आया, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, जो वेस्टर्न कोस्ट में आता है, विद द हेल्प ऑफ इंडियन सेलर। अफ्रीका से कोई इंडियन सेलर मिल गया तो उसे ऐसा एक इतिहास है कि अफ्रीका से कोई ऐसा इंडियन, गुजराती इंडियन मिल गया था उसे। बातचीत हुई होगी कोई इसी लैंग्वेज में, कोई से मीडिया के थ्रू। कहाँ जाना है? भारत, इंडिया? हाँ मैं इंडियन हूँ, चलो मेरे साथ। और जैसे कैलिकट पोर्ट में पहुंचा वहाँ ये वास्को डी गामा, वहाँ उसे वेलकम करने के लिए किंग जैमोरिन था। मतलब वो सीधा वहाँ पे उस समय पे किंग जैमोरिन का वहाँ पे रूल था, उन्होंने उसे बुलाया। ही वॉज अलाउड टू कैरी आउट बिजनेस देयर। कि भैया, उसने कहा वास्को डी गामा ने कि सर जी, जैमोरिन जी, हमें बिजनेस करना है बस। हमारा रास्ता जाता था, यूरोप आता था मसाले वगैरह लेके, पर वो सब बंद हो गया। अब मसालों के बिना तो आप समझो कुछ होता नहीं है, तो आप हमें परमिशन दीजिए तो हम यहाँ से मसाले लेके यूरोप जाए हैं। अब जैमोरिन ने कहा तो था, जाओ, परमिशन ग्रांटेड। बस ये जो इवेंट थी वास्को डी गामा का इंडिया आना, परमिशन लेना, बिजनेस शुरू करना, ये पूरे इतिहास की, पूरे वर्ल्ड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट, घटना हो गई। और इसी के साथ यूरोपियंस के लिए इंडिया का रास्ता खुल गया। अब सबको पता चल गया। वास्को डी गामा ने वहां जाके बड़ी पार्टी करी होगी, बताया होगा सबको। अब है यहाँ पॉइंट, अराइवल ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया। सबसे पहला यूरोपियन कौन इंडिया आया? वास्को डी गामा। उसके बाद कई सारे यूरोपियंस इंडिया आते रहे। द पोर्टुगीज वर द फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया। एक मार्क का सवाल, कौन सबसे पहले इंडिया आए थे? पोर्टुगीज। क्यों आए थे? ट्रेडिंग करने के लिए। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया, विद इन अ स्पैन ऑफ 100 years, 1498 में पहली बार वास्को डी गामा पोर्टुगीज सेलर इंडिया आया। उसके बाद के 100 साल के अंदर अंदर, मतलब 1598 के अंदर अंदर, 100 साल के अंदर अंदर, पोर्टुगीज टुक कंट्रोल ऑफ सेवरल टेरिटरीज। कुछ सारे एरियाज उन्होंने अपने बना लिए, उसके ऊपर हुकूमत जमा ली। कौन से? दीव, दमन, गोवा, कोचीन, मलाक्का, इन सबको घेर लिया, खुद का बना लिया। अब पोर्टुगीजों की सक्सेस देख ली यूरोपियनों ने कि आप बहुत अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हो इंडिया से, हैं। तो फिर डच, जो हॉलैंड से बिलोंग करते थे, और डेनिस, जो डेनमार्क के बिलोंगिंग थे, वो इंडिया आए ट्रेडिंग करने के लिए। फिर इंग्लिश ट्रेडर्स, मतलब ब्रिटिश, मतलब इंग्लैंड से, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश करी। सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी इसीलिए एस्टेब्लिश करी ताकि इंडिया से मसाले, कॉटन, मसलिन, सिल्क, इंडिगो, सारी चीज़ें यहाँ इंग्लैंड पहुंचाई जाए। 1600 की बात है। इंग्लैंड की रानी, इंग्लैंड के ऊपर आज भी रानी का रूल है, इसका नाम है क्वीन एलिजाबेथ। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दे दी कि जाओ भाई जाओ, ईस्टर्न कंट्री, मतलब उस समय का इंडिया और इंडिया के आसपास के जो भी कंट्रीज थे, उसके वहाँ से ट्रेडिंग, मतलब बिजनेस शुरू करो, इंपोर्ट करो सारी चीज़ें। ब्रिटिश का, मतलब इंग्लैंड का पहला शिप, जिसके कैप्टन थे विलियम हॉकिंस। हॉकिंस का आज कुकर आता है। विलियम हॉकिंस पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के शिप के कैप्टन बनकर, सेलर्स को लेकर पहली बार इंडिया आए और सूरत पहुंचे। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले कैप्टन कौन सूरत पहुंचे थे? विलियम हॉकिंस। बट ड्यू टू द डोमिनेंस एंड ऑपोजिशन फ्रॉम, वहां पोर्टुगीज अपना पैर जमा रखा था पोर्टुगीजों ने, उन्होंने विरोध किया, अपोज कर दिया। कौन है तुम? है सबसे पहले हम यहाँ आए, हमारे ये वास्को डी गामा, ये देखो, इसकी फोटो है, अभी तो गुजर गए होंगे। उन्होंने सबसे पहले रास्ता ढूंढा था, अब मुंह उठा के चला इधर। बट डोमिनेंस
सब जगह उसका ही रूल चल रहा था, तो विरोध किया, तो दे वर नॉट अलाउड टू एस्टेब्लिश दैट ट्रेड सेंटर। वहाँ पे ट्रेडिंग अलाउ नहीं किया सूरत में। पर ये हार मानने वाले और वापस इंग्लैंड चले जाने वालों में से नहीं थे ना। फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी ने परमिशन ले ली उस समय के मुगल एम्पायर जिसका नाम था जहांगीर से, जो बाबर का सन था, हुमायूं का पापा था और शाहजहां का दादा था, उससे परमिशन ले ली। 10 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला ट्रेड सेंटर कहां एस्टेब्लिश किया? एक मार्क का सवाल आ सकता है। सूरत में। ट्रेड सेंटर मतलब जहां से ट्रेडिंग शुरू होता हो, उसे गुजराती या हिंदी में कोठी कहा जाता है। एक क्रैकर भी आता है, कोठी फटाका हमारा। 1613 में पहली ट्रेड सेंटर एस्टेब्लिश करी सूरत में ब्रिटिशर्स ने। इनिशियली कंपनी ने फिर अपने ट्रेड सेंटर सूरत, भरूच, अहमदाबाद में भी शुरू करे, बट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मराठा इस एरिया में बहुत ही फैले हुए थे, इसीलिए कंपनी को खतरा लगा कि यार हमारे अस्तित्व के लिए यहां तो खतरा है, मर जाएंगे। सो दे मूव टुवर्ड साउथ एंड ईस्ट, साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया में जाना शुरू हो गया। वेयर दे सेट अप देयर सेंटर्स, वो वहां ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया में जाके कहां अपनी फैक्ट्री शुरू करी। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, सेंट जॉर्ज चेन्नई एंड फोर्ट विलियम जो आज का कोलकाता है, आज का चेन्नई, वो सेंट जॉर्ज कहा जाता था उस समय। मुंबई 1687 में, मुंबई 1687 में यूरोपियन में इंग्लैंड का ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर बन गया। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई 1668 में। उन्होंने अपने ट्रेड सेंटर्स मतलब फैक्ट्रीज मतलब कोठी कहाँ एस्टेब्लिश करी? माहे, कराईकल, पुडुचेरी, चंद्रनगर और मछलीपट्टनम। फ्रेंच आया। 18th सेंचुरी में इंग्लैंड और फ्रेंच दोनों बिजी हो गए अपने रूल को एस्टेब्लिश करने में इंडिया में। फ्रेंच को लगा कि सारा इंडिया में हम फैल जाए, ब्रिटिशर को लगा कि सारा इंडिया में हम फैल जाए, एक दूसरे एरिया को जीतने में बिजी हो गए। पूरे वर्ल्ड में यही चल रहा था उस समय पे। फ्रेंच को लगा कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया में हम छा जाए, ब्रिटिशर को लगा कि हम छा जाए। 1746 और 1763 के बीच कर्नाटक वॉर्स हुए, जो फ्रेंच की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके बीच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके बीच। 1746, 1763 में कर्नाटक की 3 वॉर हुए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको पूछा जा सकता है कर्नाटक वॉर किन किन के बीच हुआ था? फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। कितने हुए? 3 वॉर हुए थे, जिसमें तीनों के तीनों वॉर्स फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई, ब्रिटिशर जीत गए। इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुद को एक्सपांड करने में सक्सेसफुल हो गई, फैला दिया अपना साम्राज्य पूरे इंडिया में। Thus, at the end of the battle of power की बैटल, यहाँ पे सत्ता की बैटल खत्म हो गई, क्योंकि सब हार गए थे, उसके सामने कोई टिक नहीं पाया ब्रिटिशर के सामने। पोर्टुगीज सिर्फ 3 जगह पे बचे, दीव, दमन, गोवा, बाकी हर जगह पे ब्रिटिश थे। फ्रेंच सिर्फ 4 जगह पे बचे, चंद्रनगर, माहे, कराईकल एंड पुडुचेरी, बाकी हर जगह से फ्रेंच ने अपना थैला बांध लिया। डच तो हमेशा के लिए इंडिया से निकल गए, डच का कुछ बचा ही नहीं, डच का बच हो गया। ठीक है, ये शुरुआत होगी सब। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में यहाँ खत्म करता हूँ। सेकंड पार्ट में हम जाएंगे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर वगैरह, सारी जो लड़ाई है ना, वॉर हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट खत्म कर देते। चैप्टर का नाम है राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमेंट खास करियो, लाइक करियो, ताकि आप मुझे पता चले कि आपको कोई सवाल हो या कुछ भी हो, अच्छा लगा नहीं, वो क्या इंप्रूवमेंट है आपके अंदर। ठीक है, सो मोस्ट वेलकम। अभी निकलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, यही चैप्टर से फिर से मिलेंगे। जय जय भारत, वंदे मातरम। આ ચેનલમાં આટલી બધી લાઈક કરો, નીચે કોમેન્ટ કરજો, બધા સાથે શેર બી કરજો, બેલમાં ટીન ટીન વગાડી દેજો।